नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको सिर्फ खबर ही नहीं दिखाएंगे बल्कि खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की वो 4 बड़ी खबरें जिस पर होगी हमारी मुख्य तौर पर नजर। देखिए, पहली खबर होगी मदरसों में गैर मुस्लिम के खिलाफ नफरत की पढ़ाई के आरोप। ये भी आपको समझाएंगे डिटेल में और उसके बाद आपको बताएंगे बिहार में राज्यसभा के रण को, और ये भी आपको डिटेल में समझाएंगे। और फिर हमारी नजर रहेगी लेटरल एंट्री पर रोक को लेकर के, इसकी भी मायने आपको समझाएंगे। और इसके बाद कोलकाता कांड पर सुप्रीम सवाल को भी आपको डिटेल में समझाएंगे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर के चीफ प्रियंक कानूनगो ने बिहार के मदरसों में होने वाले पढ़ाई को लेकर के एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बिहार में सरकार की तरफ से फंड किए जा रहे मदरसों में कथित तौर पर कट्टरपंथी सिलेबस और पाकिस्तान में पब्लिश हुई किताबें पढ़ाई जा रही है। न्यूज 18 ने जब पड़ताल शुरू की तो हमारे हाथ लगी वो किताब तालीमुल इस्लाम। इस किताब को जब न्यूज 18 ने पड़ताल किया तो हकीकत सामने निकल कर आई। इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार के मदरसों में नफरत पढ़ाई जाती है, ये बड़ा आरोप लगाया है एनसीपीसीआर के चीफ प्रियंक कानूनगो ने। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की ओर से लगाए गए आरोप के बाद ये मामला बेहद गंभीर हो गया है और मदरसों में पढ़ाए जाने वाले नफरत और कट्टरपंथ की पढ़ाई को तत्काल बंद करने की मांग उठने लगी है। न्यूज 18 ने इन आरोपों की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में क्या कुछ सामने आया वो भी बताएंगे। पहले एनसीपीसीआर के चीफ प्रियंक कानूनगो की ओर से लगाए गए आरोपों को जान लीजिए। आरोप नंबर 1, मदरसों में कट्टरपंथी पाठ्यक्रम चल रहा है। आरोप नंबर 2, यहां गैर मुस्लिमों को काफिर बताया जाता है। आरोप नंबर 3, आरटीई के इतर गतिविधियों में फंड का दुरुपयोग। आरोप नंबर 4, मदरसा बोर्ड का सिलेबस पूरी तरह कट्टरपंथ से भरा हुआ है। आरोप नंबर 5, मदरसों में हिंदू बच्चों का दाखिला होता है। आरोप नंबर 6, मदरसों में पाकिस्तान की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। मदरसों पर जब बड़े सवाल खड़े हुए तो न्यूज 18 ने उसकी हकीकत जाननी चाहिए। न्यूज 18 ने जब हकीकत की पड़ताल की तो हाथ लगी वो किताब जिसमें नफरत की पढ़ाई पढ़ाने का आरोप लगा था। ये किताब हमारे पास है, तालीमुल इस्लाम। हजरत मुफ्ती आजम मौलाना मोहम्मद किफायतुल्लाह जो हैं वो ये लिखते हैं। किताब का नाम है तालीमुल इस्लाम और लेखक हैं मौलाना मोहम्मद किफायतुल्लाह। इसके पेज नंबर अगर 9 पे जाएंगे तो वो सवाल और जवाब के तरह जो है वो पूरे बातों को रखा गया है। यहाँ पे अगर जाएंगे तो पेज नंबर 9 में एक सवाल आता है कि जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उसे क्या कहते हैं। जवाब है, उन्हें काफिर कहते हैं। फिर सवाल आता है कि जो लोग खुदा ताला के सिवा और चीजों की पूजा करते हैं या 2-3 खुदाओं को मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऐसे लोगों को काफिर और मुशरिक कहते हैं। अगला सवाल आता है कि मुशरिक को बख्शा नहीं जाए, मुशरिक बख्शे जाएंगे या नहीं। जवाब आता है कि मुशरिक को बख्शा नहीं जाएगा, वो हमेशा तकलीफ और दुख में रहेंगे। न्यूज 18 की पड़ताल में मदरसों में पढ़ाए जाने वाली इस किताब में वो शब्द लिखे मिले जिनको लेकर एनसीपीसीआर के चीफ प्रियंक कानूनगो ने सवाल खड़ा किया है। इस किताब की हकीकत और लिखे हुए शब्दों के मायने जानने के लिए न्यूज 18 की टीम पटना के राजकीय मदरसा शमसुल हुदा पहुंची। आपको लगता है कि ये इस तरह के जो पढ़ाई की जाती है इसको अब जहाँ पढ़ाई की जाती है उनसे आप सवाल कीजिए। हमारे यहाँ सिलेबस में नहीं है, हमारे यहाँ सिलेबस में नहीं है। इसलिए अब जो लोग जिन लोगों ने लिखा उनके यहाँ क्या ये है इंटेंशन है। आप बोल रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान में लिखी गई है, कहाँ की लिखी गई है, तो उनसे आप जाके पूछिए। ये हमारे मुल्क की चीजें नहीं है, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। देखिए, तो ये जो है लगातार ये सवाल इस पे खड़े हो रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये सिलेबस यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाती है। अब सवाल है कि सरकार से फंड मिल रहे मदरसों में ऐसी बातें क्यों पढ़ाई जा रही हैं?
इसको लेकर न्यूज 18 की टीम जब बिहार मदरसा बोर्ड के सचिव के पास पहुंची तो उन्होंने पहले तो बचाव करने की कोशिश की, लेकिन सबूत दिखाए जाने पर ये कहने लगे कि कंप्लेन मिलने पर इसको देख लिया जाएगा। मेरा सवाल ये है कि ये जो पढ़ाई जारी है, इस पर अब तो उलमा लोग बैठेंगे, सरकार के प्रतिनिधि बैठेंगे, उसके बाद देखा जाएगा उसको। मतलब आपको लगता है कि इसे बदलने की जरूरत है या नहीं? अब देखिए, अब तो जब तक रिपोर्ट नहीं आती है, अब हम एक अदना सा कर्मचारी हैं, हम कैसे निर्णय ले लेंगे? ये तो बहुत बड़े संस्था, लेकिन ये सिलेबस अगर चलाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, जिस पर इतना विवाद हो रहा है, और ऐसे किताबें जो आपके सामने हो रहा है, इस पर निर्णय लिया जाएगा। रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। सरकारी महकमे बचाव में उतरे हैं, मदरसा व्याख्या कर रहा है, पर सवाल अब भी यही है कि आखिर सरकारी पैसों से चल रहे मदरसों में नफरत की पढ़ाई क्यों और कब तक होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। आइए अब ये जान लेते हैं कि बिहार के मदरसों में पढ़ाई जाने वाली किताब तालीमुल इस्लाम में लिखी गई वो कौन कौन सी बातें हैं जिन पर सवाल खड़े हुए हैं। किताब में कुछ ऐसे सवाल जवाब किए गए हैं जो कि काफी आपत्तिजनक है। सवाल है कि जो लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए सवाल आपको बताते हैं उसमें क्या लिखा है। लिखा है कि जो लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तालीमुल इस्लाम ये किताब है जिसमें ये सवाल लिखा गया और इसके आंसर भी उस किताब में दिए गए हैं। सवाल ये भी जो लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए जवाब में क्या लिखा है। जवाब में है कि उन्हें काफिर कहते हैं और वो उस किताब में लिखी गई है, यानी कि तालीमुल इस्लाम ये किताब का नाम है। इसमें ये सवाल भी है और इसका जवाब भी है। न्यूज 18 ने भी पड़ताल किया है। और देखिए दूसरा सवाल भी है तालीमुल इस्लाम को लेकर के, जो लोग खुदा ताला के सिवा और चीजों की पूजा करते हैं या फिर 2-3 खुदाओं को मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं। सवाल आपके सामने है और इसका जवाब भी इसी किताब में लिखा हुआ है। जवाब है ऐसे लोगों को काफिर और मुशरिक कहते हैं। अब आपके सामने है कि सवाल क्या है और इसका जवाब क्या है उसी किताब में। सवाल यह भी कि मुशरिक बख्शे जाएंगे या फिर नहीं, यानी कि जो खुदा को नहीं मानते हैं वो मुशरिक कहलाते हैं। तो क्या मुशरिक बख्शे जाएंगे या फिर नहीं, इसके जवाब में क्या है देखिए। जवाब है मुशरिक को बख्शा नहीं जाएगा, वो हमेशा तकलीफ और दुख में रहेंगे। ये इस किताब में लिखी हुई है तालीमुल इस्लाम, जिसमें ये सवाल हैं और उसके ये जवाब हैं। तो देखिए मदरसों में गैर मुस्लिम के खिलाफ नफरत की पढ़ाई के आरोप को आपको समझा रहे हैं। ये सवाल भी हमने आपको दिखाए, उसी किताब के सवाल, उसी में लिखे गए जवाब। एक आंकड़े के मुताबिक बिहार में कुल 40,000 मदरसे हैं, जिसमें मान्यता प्राप्त मदरसे 2,000 के आसपास हैं। और देखिए बिहार सरकार के अनुदान से चलने वाला लगभग 1942 मदरसे हैं, यानी ये मदरसे सरकार के पैसे पर चल रहे हैं। अब देखिए बिहार के मदरसों में दी जा रही तालीम पर सवाल उठ रहे हैं। मदरसों में तालीम उल इस्लाम किताब पढ़ाई जा रही है। किताब में गैर मुस्लिम को काफिर बताया गया है, जबकि मदरसों में हिंदू स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, जिनके दाखिले पर भी अब सवाल उठ रहा है। अब आप ये सोच रहे हैं कि काफिर क्या होता है, तो देखिए आपको ये भी बता देते हैं काफिर का मतलब क्या है। काफिर का मतलब एक अरबी शब्द है। काफिर का मतलब होता है अस्वीकारिता से है। काफिर का मतलब गैर मुस्लिम होता है। काफिर मतलब जो अल्लाह को ना मानता हो, यानी कि जो भी इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है। और तालीमुल इस्लाम में लिखा गया है कि काफिर या मुशरिक को बख्शा नहीं जाएगा, वो हमेशा तकलीफ में होंगे और हमेशा दुख में रहेंगे। और इसी के ऊपर बवाल मचा हुआ है। बढ़ते खबरों में आगे, बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बिहार से मनन कुमार मिश्र को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं दूसरी सीट पर एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा के नाम का ऐलान पहले ही हो चुका है। बिहार में 2 सीटों पर राज्यसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। एनडीए की ओर से एक सीट पर पहले ही आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के नाम का ऐलान हो चुका था। वे बुधवार को नामांकन दाखिल करेंगे। अब दूसरी सीट पर भी बीजेपी उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी की ओर से मनन कुमार मिश्र को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। मनन कुमार मिश्र मूल रूप से गोपालगंज के रहने वाले हैं। पटना यूनिवर्सिटी के टॉपर और गोल्ड मेडलिस्ट रहे मनन कुमार मिश्र ने 1982 में बतौर अधिवक्ता पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। 1989 में पहली बार बिहार स्टेट बार काउंसिल के सदस्य बने। 2010 में बीसीआई के सदस्य और फिर 2012 में चेयरमैन बने। मनन कुमार मिश्र 7 बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रह चुके हैं।
आपको बता दें कि मीसा भारती और विवेक ठाकुर के लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिस पर चुनाव होने जा रहा है। संख्या बल के हिसाब से दोनों ही सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। यही वजह है कि विपक्ष की ओर से उम्मीदवार उतारने की संभावना काफी कम है। फिर भी अगर महागठबंधन की ओर से कोई उम्मीदवार पर्चा भरता है तो जरूरत पड़ने पर 3 सितंबर को चुनाव होगा। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए बिहार में राज्यसभा के रण को समझिए। देखिए, बिहार में 2 सीटों पर राज्यसभा का उपचुनाव होने वाला है। 2 राज्यसभा सांसदों के लोकसभा सांसद बनने से ये सीट खाली हुई और देखिए, बीजेपी के विवेक ठाकुर और आरजेडी की मीसा भारती के लोकसभा सांसद बन जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी। अब इन्हीं दोनों सीटों पर राज्यसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। बिहार विधानसभा में एनडीए को बहुमत है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि दोनों ही सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों की जीत होगी। तो एक सीट पर पहले ही उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। अब दूसरी सीट पर कई नामों की अटकलें जो है वो तेज थी। अब ये नामों की घोषणा जो है कर दी गई है। तो बीजेपी ने मनन कुमार मिश्र को उम्मीदवार बनाया है इस सीट से। बढ़ते हैं खबरों में आगे। यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर के बहस छिड़ने के बीच मंगलवार को केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगाई गई है और इस संबंध में कार्मिक मंत्री ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखा है। अब सियासी दल के नेता अपने अपने फायदे के हिसाब से मतलब निकाल रहे हैं। 3 दिन में सरकार ने लेटरल एंट्री से भर्ती का फैसला वापस ले लिया है। यानी केंद्र सरकार के सचिवों के विभिन्न पदों पर लेटरल एंट्री से भर्ती पर फिलहाल रोक लग गई है। ये रोक पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बाद लगाई गई। केंद्र सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को निर्देश दिया है कि वो 17 अगस्त 2024 को जारी विज्ञापन वापस ले ले। करीब 40 से 45 पदों पर लेटरल एंट्री से भर्ती के लिए अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों से आवेदन मंगाए गए थे। सरकार के फैसले के बाद सियासत और सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। राहुल जी ने मुद्दा उठाया, खड़गे जी ने मुद्दा उठाया, अन्य नेताओं ने यह मुद्दा उठाया, पर असली बात यह है कि ये संविधान की जीत है, सामाजिक न्याय की जीत है, आरक्षण की जीत है। नेताओं के बीच क्रेडिट लेने की होड़ हो गई है। संविधान के पैरोकारों की विजय। 7 अगस्त को एक विज्ञापन आया लेटरल एंट्री का इन ब्रेजेंट डिफायंस, और उसके फौरन बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि इसको रोल बैक करना होगा क्योंकि एक के बाद एक निर्णय आप ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पीएम मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया। मुझे खुशी है और ये मेरे विश्वास को पुनः बल देता है कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाज के एक बड़े वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की चिंताओं को समझा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जितन राम मांझी ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है। जितन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सबकी बात समझते हैं। बहुत अच्छा किया गया है। जैसे मांग बहुत लोगों को हुई थी कि उस तरह के एंट्री में शेड्यूल कास्ट आरक्षण नहीं देखा गया था, तो इस मांग को देख करके प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है कि अभी उस विज्ञापन को रद्द किया जाए। लेटरल एंट्री पर सरकार के नए फैसले को विपक्ष भले ही अपनी जीत बता रहा हो, बीजेपी का साफ कहना है कि आज भले ही ये लोग आरक्षण के बहाने राजनीतिक रोटी सेकें, लेकिन ये सच है कि लेटरल एंट्री को मंजूरी प्रशासनिक सुधार आयोग ने साल 2005 में ही दी थी, जिसके अध्यक्ष कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली थे। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से आनंद अमृतराज और पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लेटरल एंट्री पर रोक के मायने को जरा समझिए। देखिए, सरकार जो है वो अनुभवी लोगों के अनुभव का लाभ लेना चाह रही है, तो हर क्षेत्र के विशेषज्ञों को जोड़ने की कोशिश की जा रही थी ताकि देश का विकास और तेजी से हो पाए। और यही वजह है कि लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया, लेकिन विज्ञापन के आते ही आरोप लगने लगे कि इसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है, यानी कि इन नियुक्तियों में आरक्षित वर्ग के लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा।
तो विपक्ष ने इसको लेकर सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। विपक्ष की ओर से सरकार को आरक्षण विरोधी बताने की कोशिश शुरू हो गई। एनडीए की कुछ सहयोगी ने भी इस पर आपत्ति जताई और इसके बाद प्रधानमंत्री ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और प्रधानमंत्री के निर्देश पर यूपीएससी को विज्ञापन वापस लेने का आदेश दिया गया। अब देखिए, अब विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि उनकी सरकार सबके बारे में सोचती है। बढ़ते हैं खबरों में आगे और देखिए, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर के साथ रेप और जघन्य अपराध पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से पूछा है कि घटना के बाद प्रिंसिपल ने इसे सुसाइड क्यों बताया। कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट और राज्य सरकार से घटना की रिपोर्ट मांगी है। सीजेआई ने डॉक्टरों से भी काम पर लौटने की अपील की है। रेप कांड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। नेशनल टास्क फोर्स का गठन। राज्य सरकार से घटना की रिपोर्ट तलब। कोलकाता रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने अस्पताल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए एफआईआर में हुई देरी पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा कि जब डॉक्टर के पेरेंट्स नहीं थे तो यह जिम्मेदारी अस्पताल की थी। कोर्ट ने कहा कि यह केवल एक अस्पताल में रेप का मामला नहीं बल्कि डॉक्टर्स की सुरक्षा का सवाल है। कोर्ट ने डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया। कमेटी में वाइस एडमिरल आर के सरीन, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर एम श्रीनिवास, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, डॉक्टर गोवर्धन दत्तपुरी, डॉक्टर सौमित्र रावत, प्रोफेसर अनीता सक्सेना, प्रोफेसर पल्लवी सप्रे, डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव शामिल हैं। इनके अलावा केंद्रीय कैबिनेट सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, नेशनल मेडिसिन कमीशन के अध्यक्ष और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस के अध्यक्ष को शामिल किया गया है। टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम करेगा। एनटीएफ देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सुझाव देगा। कोर्ट ने 3 हफ्ते में कमेटी से रिपोर्ट मांगी है। इस दौरान शीर्ष अदालत ने बंगाल सरकार और अस्पताल प्रशासन पर तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से सवाल पूछा कि घटना के बाद प्रिंसिपल ने इसे सुसाइड क्यों बताया। कोर्ट ने मामले की जांच कर रही सीबीआई से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही 3 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। कोर्ट ने कोलकाता पुलिस और मृतक की पहचान जाहिर करने पर सख्त टिप्पणी की और डीजीपी को बदलने के लिए कहा। आपको बताएं कि कोर्ट ने कोलकाता रेप और मर्डर केस पर स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस दौरान डॉक्टरों से अपील की है कि वे धरना प्रदर्शन बंद करें और काम पर लौटें। अदालत ने कहा कि आपकी सुरक्षा तय करने के लिए हम हैं और आपको काम पर लौट जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोलकाता रेप कांड पर सुप्रीम सवाल, यानी कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई इस मामले को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल खड़े किए। कोलकाता रेप कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन किया और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की इस मामले को लेकर के और कई सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा है कि एफआईआर किसने दर्ज करवाई, यानी कि जब ये इस घटना के बारे में पता चला तो फिर एफआईआर किसने दर्ज करवाई। और सवाल ये भी पूछा गया कि अंतिम संस्कार के लिए शव कब सौंपा गया। शव सौंपने के 3 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज क्यों की गई, और यह बहुत बड़ा सवाल है। एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई, यह भी सवाल पूछा गया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्राइम सीन प्रोटेक्ट आखिर क्यों नहीं की गई। यह मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है कि पूरे देश भर में इसको लेकर के प्रोटेक्शन प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और इसी को लेकर के प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की भी मांग की गई है डॉक्टर्स की तरफ से। तो आपको ये बता दें कि इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें कि ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं। और चलिए, यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।